कोलकाता में पीएम मोदी की रैली। अमित शाह का तमिलनाडु केरल में आज चुनावी दौरा। कन्याकुमारी रैली से करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी, ममता भारी में नंदीग्राम की धरती का बेटा। देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी। पंजाब के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू। राजस्थान में एंट्री के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 300 से अधिक केस। मई में पीक पर पहुंचने का अंदेशा। रिकवरी रेट 98% से अधिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANP न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। किसान सरकार के बीच जारी तपिश के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चौथी बार पश्चिम के रण में गरजेगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज मेरठ में दोपहर 12 बजे सरधना विधानसभा के केली गांव में वे किसानों के मन को टंटोलेगी और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आशीर्वाद मांगेगी। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की है। केली गांव में किसान महापंचायत की तैयारियों को शनिवार को अंतिम रूप दिया और आपको बता दें कि महापंचायत स्थल पर 2 मंच तैयार किए गए हैं। एक मंच कांग्रेस के VIP नेताओं के लिए तैयार किया गया है, जिस पर प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अजय कुमार लल्लू समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ मंच पर स्थानीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने बताया कि इस महापंचायत के लिए आसपास के सभी गांवों से जन समर्थन मिल रहा है। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, 102 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को, तो लगातार किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है। अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी आज यूपी के मेरठ में महापंचायत करने वाली है। तमाम जनता यहां मौजूद रहेगी और इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई है। केली गांव में किसानों को संबोधित करने वाली है। 12 बजे कार्यक्रम रखा गया है। प्रियंका गांधी जो संबोधित करेगी किसानों को और आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा करेगी। आपको बता दें कि आगामी चुनाव भी होने वाले हैं यूपी में, तो इसको लेकर भी कहीं ना कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों के समर्थन में कहीं ना कहीं अपनी राजनीति रोटियां सेकने की भी कोशिश की जा रही है। तो आज मेरठ में किसान महापंचायत है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेगी, संबोधित करेगी वहां जनता को, किसानों को, और केली गांव में किसानों को संबोधित करने वाली है। 12 बजे कार्यक्रम रखा गया है। तमाम तैयारियां भी की गई है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राम बाबू जुड़ गए हैं। राम जी, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर दिन नई रणनीति के साथ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है, तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कांग्रेस भी लगातार किसानों के समर्थन में है, तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ के को महापंचायत करेगी मेरठ में, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है कि पुरानी खोई हुई अपनी राजनीति रोटियों को सेकने की कोशिश की जा रही है? जब पूरा दिन कांग्रेस जो है पहले अपना एक काफी बड़ी पार्टी थी जो धीरे धीरे अपना वजूद खो चुकी है, और यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो किसानों के जो सहारे है, ये जो कांग्रेस अपनी जमीन तलाश कर रही है, कहीं ना कहीं जो आगामी जो 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर के किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जो अपनी जो रणनीति पूरी राजनीति वो तैयार करी है। जो भूमिका है जो कांग्रेस है उसका वजूद जो है वो बनाने चुकी है। यही कारण है कि यूपी पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के जो किसानों की जो पंचायत है, कहीं ना कहीं जो सभी दल मतलब कांग्रेस के साथ सभी दल जो है इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों के साथ है वो खड़ी दिखाई दे रही है, जगह जगह जो महापंचायत है वो कर रही है। तो एक पूरी भूमिका बनाई जाती है।
तो सर क्या लगता है कि लगातार किसानों के समर्थन में प्रियंका गांधी मौजूद है, लगातार एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से समर्थन भी किया जा रहा है महापंचायत के द्वारा, क्या लगता है कि इस महापंचायत में कहीं ना कहीं असर सरकार पर पड़ेगा? हाँ, ये बात आप सही कह रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार पे इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो किसान है वो सरकार से कटना शुरू हो गया। तो जो अगर किसान विरोध किया, अगर किसान विरोधी हो गया, मतलब सरकार विरोधी अगर किसान हो गया, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको उस मुद्दे को बनाएगा। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस जो है उनका समर्थन कर रही है और अपनी भूमिका जो है वो तलाश कर रही है। तो यही कारण है वो किसानों को अपने साथ लेकर चल रही है। कहीं ना कहीं वोट बैंक की भी राजनीति कह सकते हो कि मतलब जो किसान अगर सारा इनके साथ हो गया तो कहीं ना कहीं एक आगामी चुनाव को काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे जो सत्ता पक्ष है उसको कहीं ना कहीं एक सीधा सीधा प्रहार है कांग्रेस का। जी, लेकिन साफ तौर पे सर किसानों ने मना कर दिया कि हमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं देखना है, अगर कोई समर्थन करता है तो वो दिल से कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं, कांग्रेस जो है जो किसान कह रहा है वो अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी मजबूर है, क्योंकि ना फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से आ रही है? सारा जो फंडिंग है वो या तो जो आरोप लग रहे हैं वो विदेशों से। राम बाबूजी सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विपक्ष भी लगातार किसानों के समर्थन में है, लेकिन विपक्ष की एक अहम भूमिका रहती है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाती है, पक्ष को घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा, उसके बावजूद भी लगातार ऐसी महापंचायत की जा रही है। जो किसान है, किसान आपस में आज की तारीख में दो भाग हो गया है। कुछ सरकार के साथ चला गया, कुछ जो विपक्ष के साथ आ गया। तो जो कांग्रेस है या और भी जो विपक्षी दल है, जो अपने अपने जो कार्यकर्ता या तो जो एक कहने वाली बात है कि फर्जी किसान, जो फर्जी किसान है वो उन्हें कहा जा रहा है जो सत्ता पक्ष है, जो इनके समर्थक हैं या इनके कार्यकर्ता हैं जो भीड़ जुटाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कई मुद्दे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान है, जो कांग्रेस समर्थक हैं, उनको लेकर के ये पूरा जो महापंचायत की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया जो किसान है, दो पहाड़ों जो बहुत से किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, वो सरकार का साथ दे रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए। तो इस बात को लेकर सरकार की अपने आप एक मजबूती मतलब दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं अब ये आगे वाली जो भूमिका है आगे चुनाव में वो पता चलेगी कि आखिर किसान किसके साथ खड़ा है, ये असली किसान भी है या नहीं। तो सारा चीज है। तो सर, जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दावा किया, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि बीजेपी सांसद का मेरे पास एक कॉल आया है, उन्होंने कहा है कि मैं आपके समर्थन में हूं। क्या लगता है कि वो इस्तीफे की भी बात कर चुके हैं कि आने वाले समय में वो इस्तीफा दे देंगे? इस दावे के बाद कहीं ना कहीं सरकार को भी एक डर सताने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक समर्थन में आ रहे हैं बीजेपी के नेता, तमाम नेता के, ऐसी खबर भी सामने आ चुकी है। जब वो था कि कल भी जो खाप पंचायत के जो नेता थे उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनसे उन्होंने बातचीत करी थी। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी किसानों के जो बातचीत लगातार उनकी चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार में खौफ तो है। तो किसी चीज को लेकर के जो किसान है कहीं विरोधी ना हो जाए, वोट बैंक पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि किसान आज की तारीख में काफी है। और इस बात को लेकर के सरकार चिंतित तो है। बातचीत भी चल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या यूपी गवर्नमेंट की हो, क्योंकि वेस्ट यूपी जो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही किसानों की सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, यहीं से सारा मतलब राजनीति होती है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक, चाहे वो रालोद हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, हर कोई जो सिस्टम जो है किसानों को साधने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर सीधा जो अटैक है वो सरकार को दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए सरकार बातचीत के लिए भी तैयार है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये डर तो है कि हमारा कहीं वोट बैंक जो है किसानों का उस सड़क ना जाए। जो इनके जो विधायक हैं या सांसद हैं यानी उन्हें भी अपनी सीट का खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं जो पार्टी छोड़कर वो भी किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो खौफ कहीं ना कहीं सरकार में है इस चीज को लेकर। बिल्कुल सर, एक तरफ राकेश टिकैत एक के बाद एक ऐसे अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पर। उन्होंने कहा है कि अगर कृषि कानून रद्द नहीं होते तो लगातार और आक्रोशित होता जाएगा किसानों का जो आंदोलन है। आक्रामक तो हो ही रहे हैं किसान, लेकिन दूसरी तरफ अगर संसद की अगर बात करें तो वहां पर भी साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया कि आने वाले समय में अब संसद में भी खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपनी खेती कहीं भी कर सकते हैं। नहीं,
सीधा सीधा जो अल्टीमेटम लगातार दिए जा रहे हैं वो अल्टीमेटम तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो अल्टीमेटम ये जो किसान दे रहे हैं, राखी टिकैत दे रहे हैं इस टाइम सरकार को, तो कहीं ना कहीं जनता की नजर में जो किसानों की जो एक छवि है, अन्नदाता जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं गिरना काम कर रही है। इसी चीज को लेकर के अब किसानों का विरोध नहीं हो रहा, लेकिन राकेश टिकैत का विरोध जो है वो जनता में भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो जनता है, क्या वो बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे कह लो, कहीं भी कह लो, वो चीज जो है जनता का, जो किसान विरोधी है, जनता सामने खड़ी हो गई है। वो भी अब किसानों का विरोध करने लगे कि बॉर्डर खाली करो, ये जो मांग है तुम्हारी गलत है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की छवि है वो भी गिरती जा रही है। तो राकेश टिकैत जो है इस टाइम अपनी जो छवि है वो बचाने में जुटे हुए हैं। सर, एक तरफ तो अगर बात करें कोरोना की, जिस तरीके से देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से बरपना शुरू कर दिया, एक के बाद ऐसे आंकड़े डराने वाले आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सरकार तो अपील कर रही है कि स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, और वैक्सीन तो आ गई लेकिन उसके बावजूद भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से रेलिया पे रेलियां हो रही हैं, महापंचायत हो रही है, क्या सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है इसमें? सरकार अपना घेरे में, क्योंकि वहाँ पे जो असम में भी मतलब चुनाव है, केरल में भी चुनाव चल रहे हैं, इस चीज को लेकर के जो रैलियां चल रही हैं, सबसे ज्यादा जो डर है कई राज्यों में, जो 3-4 चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया, इन साइड। लेकिन वहाँ भी अगर जो रैलियां हैं, अब यूपी में की रैलियां, दिल्ली तक मतलब जो खतरा है वो बढ़ रहा है, दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो खतरा है कोरोना का, जो दूसरा काल है, वो काफी खतरनाक बताया जा रहा है। इस बात को लेकर अलर्ट है। पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर रही है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए, अगर जनता को अगर एक राय देना है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, हर चीज का, तो अपनी रैलियों पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम बाबू मित्तल जी तमाम जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर रैली कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान को धार देंगे। बीजेपी द्वारा फरवरी में शुरू की गई परिवर्तन यात्रा के समापन मौके पर यह रैली आयोजित की जा रही है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि रैली में अभूतपूर्व भीड़ होगी जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंचेंगे। भले ही इस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर हर ओर चर्चा हो, लेकिन 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी वहां पर भी कोशिशों में जुटी हुई है। जिन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें 3 दक्षिण भारत से हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार के लिए रविवार को जाने वाले हैं, और तमिलनाडु और केरल में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इन राज्यों में बीजेपी की कोई खास पकड़ नहीं है। हालांकि बीजेपी की कोशिश यहां पर पकड़ बनाने की है। इसी सिलसिले में अमित शाह रविवार को इन दोनों राज्यों के दौरे पर रहेंगे। तो देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सख्ती बरत रहे हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार ने आदेश दिए हैं कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराकर आने पर ही राज्य में एंट्री मिलेगी। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में एंट्री के लिए ये टेस्ट 72 घंटे पहले कराना जरूरी होगा। और वहीं पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया और नवा शहर, जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें आपको ये कि शनिवार को पंजाब में कोरोना के 1169 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में पीएम मोदी के मेगा शो में मंच साझा करेंगे, और साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा जाहिर की है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने पीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में पीएम सबक लेंगे, चाहे कितने ही अभिनेताओं को जुटा ले। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी को बड़े मैदान में रैली करने के लिए बंगाल के नहीं देश के बड़े अभिनेता को जुटाना पड़ रहा है। लेकिन अभिनय तो प्रधानमंत्री जी भी खूब अच्छा कर लेते हैं,
समय समय पे अपने लिबास बदल के, समय समय पे अपने शक्ल बदल के, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं चलेगा। बंगाल में प्रधानमंत्री जी के पूरा अकल बंद हो जाएगा और बंगाल भारत को फिर नया आयाम देगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसानों का दोहन और शोषण कर रहे हैं मात्र 2-3 उद्योगपतियों के कारण, सबक इस बार बंगाल में सीखेंगे, चाहे जितने अभिनेता को जुटा लें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही चुनाव में और गर्माहट आ गई है। दरअसल आपको बता दें, राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में बीजेपी की ओर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं नंदीग्राम की धरती का बेटा हूं, जबकि वह मेहमान है और हर 5 साल बाद वह नंदीग्राम के बारे में सोचती हैं। बीजेपी की ओर से ममता के खिलाफ मैदान में उतारे जाने के ऐलान के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस लौटती है, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नंदीग्राम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। घोषणा के बाद से यह मेरी पहली सार्वजनिक बैठक है और मैं इस स्थान को हमेशा याद रखूंगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम बघेल आज 11:30 बजे रायपुर में नगर पालिक निगम बीरगांव के लिए प्रस्थान करेंगे और जहां बुधवार बाजार में दोपहर 12 बजे आयोजित कई विकास कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें कि भूमि पूजन भी करेंगे। इसके बाद राजीव आश्रम योजना घर पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और नगर पालिक निगम बीरगांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, लोकसभा सांसद श्री सुशील सोनी और विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में इस समय सियासी हलचल तेज है। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे हैं। आपको बता दें कि राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय पर्यवेक्षकों और दूसरे बड़े नेताओं के साथ एक बैठक हुई है और जिसके चलते कयास लगाए जाने लगे हैं कि सरकार में फेरबदल हो सकता है। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 5 मार्च को अपना बजट घेरक्षण में पेश किया और इस पर सदन में चर्चा होनी बाकी थी, लेकिन इसी बीच 6 मार्च को अचानक सियासी गलियारों में सीएम बदलने की चर्चा तेज हो गई और इस चर्चा को तब और बल मिल गया जब अचानक बिना किसी तय कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेज दिया गया। आगामी पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि इस कड़ी में बिजनौर के एएसपी अनित शिवहारा थाना क्षेत्र में पहुंचकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और साथ ही मतदान केंद्रों को जाने वाले मार्ग को दुरुस्त कराने के आदेश भी दे दिए गए। इसी दौरान एएसपी अनिल ने बताया कि थाना क्षेत्र में जितने भी हिस्ट्री शीटर है सभी की लिस्ट को खंगाला जा रहा है ताकि आगामी चुनाव में हिस्ट्री शीटरों पर नजर रखी जा सके। थाना सिवारा की सहसपुर चौकी क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया और पैदल गश्त की। उसमें एसओ साहब थे और चौकी का समस्त स्टाफ था, थाने का स्टाफ था। वहाँ पर जाके जो मतदान आगामी चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसके दृष्टिगत जो मतदान केंद्र हैं उनका भ्रमण किया गया। हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग की गई। जो विवाद वहाँ पर पूर्व में अभी चल रहे हैं उन विवादों से संबंधित जो जगह है, जो व्यक्ति हैं, उनको जाकर वहाँ पे भ्रमण किया गया, उनसे मिला गया और साथ ही रूट मार्च किया गया जिससे कि लोगों में एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो और खुद भी पैदल निकल कर देखा गया कि जो मतदान केंद्र हैं उनके आवागमन के रास्ते उनमें कोई समस्या तो नहीं है, अंदर जो व्यवस्था है उसकी कैसी है, ये सब चीज़ें आज की गई हैं। उसके बाद में अब मैं थाने पर निरीक्षण करके और उसके हिसाब से
देश की राजधानी में करीब 2 महीने बाद संक्रमण दर सबसे अधिक दर्ज हुई है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि वहीं दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 300 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 53,062 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया है और जिसमें 321 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 6 मार्च को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.60% दर्ज हुई है और जो करीब 2 महीने बाद सबसे अधिक है। 6 मार्च से पहले 9 जनवरी 2021 को दिल्ली में 0.65% संक्रमण दर दर्ज हुई थी और वहीं दिल्ली में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1789 हो गई है, जबकि होम आइसोलेशन में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 889 तक पहुंच गया है और दिल्ली में 6 मार्च से पहले 23 जनवरी को सबसे अधिक 1880 कोरोना के एक्टिव मरीज दिल्ली में दर्ज हुए थे और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 321 नए मामले सामने आ चुके हैं और एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। उससे पहले 14 जनवरी 2021 को दिल्ली में कोरोना के 340 मामले दर्ज हुए थे और फिलहाल दिल्ली में रिकवरी रेट 98% अधिक है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में रिकवरी रेट 0.9% की गिरावट भी दर्ज की गई है। अभी से तलक दिख रहे सूर्यदेव के तेवरों से राजधानी वासियों को आज कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल हवाओं के तेज चलने के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है। इससे दोपहर के समय सूर्यदेव के तेवर कुछ नरम रहेंगे और साथ ही सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होगा और इसके 24 घंटे बाद ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक छलांग लगाएगा और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मनोज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार सदन में मैंने एक बात कही थी, जो मौजूदा दौर है राजनीति का उसके बारे में, कि उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। यही है राजनीति। कहाँ वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक रुझान, वो सारी चीजें अब किसी संग्रहालय में शायद रखी मिलेंगी कुछ महीनों वर्षों बाद। आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने बंगाल में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने वाले मिथुन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जहां प्रधानमंत्री जी की सभा हो रही है, इसके पहले भी एक बार वहां सभा हुई थी कुछ ही दिन पहले, हालांकि वो राजकीय समारोह का अवसर था और मिथुन चक्रवर्ती के बारे में पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि वो उधर जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा किया, शारदा चीट फंड में उनका नाम आया। हालांकि जो पैसा उन्होंने लिया था वो पुलिस को लौटा दिया उन्होंने, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसके एवज में उनको कुछ पैसे मिले थे। उसके बाद जो है अभी 2 दिन पहले मोहन भागवत जी उनसे मिले थे मुंबई में, उसी समय से ये लग रहा था कि वो उधर जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहले चरण के लिए 5 सीटों और दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बता दें आपको ये कि राज्य में कांग्रेस वाम मोर्चा और आईएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और शुक्रवार को लेफ्ट मोर्चा ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और इससे पहले सत्तारूढ़ टीएमसी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। इन 3 सीटों को छोड़कर राज्य की 291 सीटों पर टीएमसी ने उम्मीदवार उतार दिए और इस दौरान ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वे नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और वही बीजेपी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें आपको ये कि बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 38 सीटों के लिए मतदान 27 मार्च को होंगे, दूसरे चरण में 30 सीटों मतदान 1 अप्रैल को होगा और तीसरे चरण की अगर बात करें तो 31 सीटों के लिए वोटिंग 6 मार्च को होगी
और वहीं 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 45 सीटों का चुनाव 17 अप्रैल को होगा और इसके अलावा 22 अप्रैल को छठे चरण में 41 सीटों पर, 26 मार्च को सातवें चरण के तहत 36 सीटों तो वहीं आखिरी और 8वें चरण में 35 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर महासंग्राम शुरू हो चुका है। बता दें आपको ये कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। नंदीग्राम सीट से सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से होगा। इस कड़ी में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, नंदीग्राम का जो इतिहास है वो सब दुनिया के आगे है और नंदीग्राम के जो किसान थे और जो अन्य लोग थे उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, वहाँ पे किस तरीके से बेरोजगार फैला और उसकी वजह से जो उनको अपनी आय का रूप में पैसा मिलना था, आदि चीज़ें होनी थी, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाया। तो मेरा ख्याल यही मुख्य विषय रहने वाले हैं कि जब लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट रही है कलकत्ता में और बंगाल में, तो 58,000 एमएसएमई बंद हुई हैं और नंदीग्राम जब ममता जी जीती चुनाव में तो उन्होंने भी किस प्रकार से एमएसएमई को बंद किया और कोई भी रिवाइवल जो है इकोनॉमी का वहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि टीएमसी की सरकार ने भी 58,000 जो एमएसएमई की कंपनियां बंद हुई थी उसको लेकर कभी खोलने का प्रयास नहीं किया, इनकम जनरेशन के लिए काम नहीं किया, लोगों को उनका रोटी रोजगार मिले उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। उसका जो सारा नुकसान है वो नंदीग्राम के रूप में आपके सामने आने वाला है और शुभेंदु अधिकारी को मेरी शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।